हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन 30 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग डेली एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग पिछले जो वीडियो हुए हैं उसमें से पहले पाँच सेक्शन हर एक सेक्शन में लेते जाएंगे और हम लोग इस तरह ना पीछे का जो हुआ है वो भी ध्यान रख पाएंगे, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग आगे का पढ़ते जाए और पीछे का वैसे भूल जाए। इसीलिए हम लोग सेक्शन पहले 5 स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन में ये बोलता है कि ये एक्ट का टाइटल है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सब सेक्शन 2 बोलता है सेक्शन 1 का कि ये जो एक्ट है ये होल ओवर इंडिया में एक्सटेंड होता है। और फिर थर्ड सब सेक्शन बोलता है सेक्शन 1 का कि इस एक्ट को कमेंस किया गया है 1 अक्टूबर 1932 और उसका जो 69 सेक्शन है वो अकेला 1 अक्टूबर 1933 को कमेंस हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। इस तरह सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 में तो डेफिनेशन दी गई है, कुछ डेफिनेशन है जैसे एक्ट ऑफ फॉर्म, फिर डिस्क्रिप्शन, इसका डेफिनेशन दिया गया है। उसके अलावा फिर कुछ कमेंट्स हम लोग ने पढ़े, राइट। ऐसे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं और उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ उसमें बोली है कि जितने भी डेफिनेशन अगर इसके अलावा है नहीं लेकिन यूज़ करे हैं, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 हम लोग ने पढ़ा, जिसमें हम लोग ने देखा कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ जिसका एप्लीकेशंस पार्टनरशिप एक्ट में हो रहा है, यूज़ पार्टनरशिप एक्ट में हो रहा है, उस वर्ड का, उस चीज़ का कोई भी ऐसा फैक्ट आता है उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट में दी गया है, अगर पार्टनरशिप एक्ट में वो एक्सप्लेन किया गया है तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं दिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जैसा दिया है उस तरह से वो क्या होगा, लागू होगा, उस तरह से उसको अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन कभी जब पार्टनरशिप एक्ट में उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, अदरवाइज़ पार्टनरशिप एक्ट ही लागू होगा, और जब नहीं दिया रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। ये सेक्शन 3 बोलता है। अभी सेक्शन 4 क्या बोलता है, उसमें डेफिनेशन दी गई है पार्टनर की, फर्म की, पार्टनरशिप क्या होती है, और लास्ट बोली है नेम ऑफ द फर्म। ये कुछ ऐसी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई है। और सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं होती है। जैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल भी बताया थे। फर्स्ट एग्जांपल था कि कोई फैमिली में बिजनेस है, एंसेस्ट्रल बिजनेस, जो फैमिली मिलके संभालती है, कुछ भाई भाई मिलके। तो ऐसा नहीं है कि वो भाई भाई पार्टनर हो गए। वो एक एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल दिया था कि कोई डिसीज पार्टनर हो गया तो उसके बीवी और बेटे अपने आप पार्टनर नहीं बनते, जब तक कि सारे के सारे, अगर पार्टनर बनना ही है, सारे के सारे पार्टनर को उनको अलाउ करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनके साथ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड बोलते हैं कि जो भी मतलब स्टेटस से मतलब बोल सकते हैं कि कोई रिलेटिव हो या फिर जैसे बीवी हो, बीवी का कोई मतलब समझो एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं, नहीं, वो उनका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा जब तक उनके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं, एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो हो गया सेक्शन 5। इस तरह से 5 सेक्शन हम लोग ने रिवीजन कर लिया। अभी सेक्शन 30 हम लोग एक बार देखते हैं। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप्स, मतलब माइनर क्या पार्टनर हो सकता है? नहीं, इसका आंसर नो आएगा। क्वेश्चन आएगा कि कैन माइनर बी अ पार्टनर, तो आंसर है नो, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन माइनर बेनिफिशरी हो सकता है, वो बेनिफिट्स ले सकता है। माइनर को सारे वो अधिकार है जो पार्टनर को मिल जाते हैं। लेकिन देखो, माइनर के पार्टनरशिप तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो बेनिफिशियरी है। लेकिन उसको कौन से अधिकार है, कौन सी उसकी लायबिलिटी है, ये भी हम लोग को ये सेक्शन 30 में देखना है जब वो बेनिफिशियरी बनेगा। अगर समझो उसको हम लोग ये तो बोलता है कि वो पार्टनर होगा नहीं, लेकिन बाकी पार्टनर ने उसको बेनिफिशियरी होने के लिए अलाउ कर दिया, तो उस वक्त जो माइनर है वो किस किस चीज़ के लिए पहले तो राइट है उसको सारे अकाउंट चेक करने का, एक्सेस करने का, सारे अकाउंट्स या बुक्स ऑफ द फर्म, और उसको चेक करने का और कॉपी करने का उसको पूरा अधिकार है, ठीक है। जो पार्टनर को सारे अधिकार मिलते हैं वो सारे के सारे माइनर को मिलते हैं। उसके अलावा उसकी लायबिलिटी ये होगी कि अगर कुछ भी होता है, एक्ट ऑफ द फर्म ओमिशन होने दो या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट होने दो, उसके लिए पार्टनर की शेयर
ठीक है, और उसके पर्सनल दोनों भी पर्सनली वो लायबल होता है हर एक पार्टनर। लेकिन माइनर के बारे में ऐसा नहीं है, माइनर तो सिर्फ बेनिफिशियरी है, उसके शेयर लायबल ज़रूर होंगे लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, ये उसकी लाइबिलिटी है। ये सब कुछ प्रोविजंस है, ये सेक्शन 30 बोलता है। तो सेक्शन 30 एक एक सब सेक्शन उसके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सब सेक्शन 1 बोलता है सेक्शन 30 का, अ पर्सन हु इज़ अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, वो पार्टनर नहीं होगा फर्म में, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बिंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बाकी सब पार्टनर्स की, ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट लेके कुछ उस टाइम पे क्या होगा, कोई भी माइनर वो क्या हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप लेने के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ना कि पार्टनर ऑफ द फर्म। सबसेक्शन 1 यहाँ पे खत्म हुआ। अभी सबसेक्शन 2 देखते हैं। सच माइनर हैज़ अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब उसको जो भी प्रॉफिट होता है सब कुछ शेयर करने का अधिकार भी है, जैसे पार्टनर को होता है। मैंने बोला सारे वो राइट जो पार्टनर को मिलते हैं वो माइनर को मिलते ही है, बस लाइबिलिटी उसकी कम होती है, माइनर होने का यही फ़ायदा होता है, ठीक है। सच माइनर हैज़ अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm। कुछ भी अकाउंट जो है फर्म के वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। सबसेक्शन 3, सच माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। स्टार्टिंग में ही मैंने जो बोला था, तो सबसेक्शन 3 बोलता है कि माइनर शेयर इज लायबल, ऑब्वियसली उसके शेयर लायबल हो गए, बट फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट, ठीक है। कोई भी माइनर जो होता है वो क्या नहीं होता है, सू नहीं होगा, ठीक है। may not sue the partners for an account or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm, ठीक है। And in such case the amount of his share shall be determined by the valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48। मतलब जो माइनर है वो सू नहीं कर सकता बाकी के पार्टनर्स को, कोई भी अकाउंट या पेमेंट उसके शेयर की शेयर में आती है उसके लिए, फॉर प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट के लिए भी नहीं, सेव व्हेन सिवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, जब वो कनेक्शन उसका फर्म के साथ कुछ भी कनेक्शन होगा तभी। एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर शाल बी डिटरमाइंड बाय अ वैल्यूएशन मेड, मतलब उस केस में क्या किया जाएगा, उसके सारे वैल्यूएशन ऑफ कितना शेयर उसका आता है वो केसेस रूल है जो सेक्शन 48 आगे जाके हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से ही उसका जो भी शेयर आता है वो निकाल के उसको दे दिया जाएगा। ये क्या बोलता है, 4th वाला सबसेक्शन, provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm। मतलब जब ये सूट होता है उस वक्त अगर कोई एक पार्टनर जो फर्म को डिसॉल्व करने का क्या करता है, एक्ट ये सूट डाल देता है, तो उस वक्त बाकी के पार्टनर्स के भी इलेक्शन होना ज़रूरी है वो फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए। एंड देयर अपॉन द कोर्ट शाल प्रोसीड विद द सूट एज वन फॉर डिसॉल्यूशन, मतलब उस वक्त कोर्ट जो है वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा विद द सूट एज वन ऑफ डिसोल्यूशन, कि वो फॉर्म का डिसोल्यूशन के लिए ही ये सूट है, ऐसा ही कोर्ट क्या करेगा, प्रोसीड करेंगे अपने सारे ट्रायल। एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, और वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जो भी पार्टनर्स के अकाउंट है उनको सेटल करने का। एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शाल बी डिटरमाइंड अलॉन्ग विद द शेयर्स ऑफ द पार्टनर, और वो ये कोशिश करेंगे कि वो जब शेयर दे रहे हैं सारे पार्टनर का तब उसी वक्त वो पार्टनर जो है माइनर, ठीक है, माइनर का भी क्या करे, शेयर क्या करे उसको दे दे, ऐसा कोर्ट करता है। उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, और मतलब जब भी 6 months में जो क्या होगा, ऑफिस अटेनिंग मेजोरिटी, वो जब मेजोरिटी अचीव कर लेगा उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज
knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership. जब उसके ध्यान में आ जाएगा कि वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में क्या हो गया है, एडमिट हो गया है. विच एवर डेट इज लैटर, उसमें उन दोनों में से कौन सी भी डेट जो लैटर है, सच पर्सन may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner. उसको 6 महीने के अंदर अंदर यह बताना पड़ेगा कि वो पार्टनर है या पार्टनर नहीं है इन द फर्म. एंड सच नोटिस शाल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म. और वही नोटिस डिसाइड करेगी कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी फर्म में. इस तरह सबसेक्शन 5 हो गया. Provided that if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months. मतलब बोला है कि अगर इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो ऐसा कोई भी नोटिस देने से फेल हो जाता है तो जैसे ही 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने आप ही पार्टनर बन जाएगा उस फर्म का. ठीक है. 6 वाला पॉइंट बोलता है वेर एनी पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर, जहाँ पे कोई भी पर्सन एज अ पार्टनर एडमिट हो जाता है टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन द फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट. मतलब वो बोलता है बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं उनको प्रूव करना दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन. उसको ये पता ही नहीं था कि वो ये हो गया है उस फॉर्म में, अगर वो नॉलेज माइनर को नहीं था. अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact. और वो क्या करेगा, जो बोल रहा है कि उसे मुझे पता ही नहीं था कि 6 महीने के अंदर अंदर देना रहता है ये वो, तो उस वक्त उसको वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी माइनर के ऊपर रहेगा. फिर से 7 पॉइंट बोलता है वेर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर. मतलब कहाँ पे ये जो पर्सन है वो पार्टनर बन जाते हैं. हाई राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ मेजर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच. मतलब क्या है,